एवरीवन, आरएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देख रहे थे। डायमेंशंस एनालिसिस में हमारे पास 3 तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं और लास्ट क्लास में हमने देखा था यूनिट कन्वर्जन। तो आज की क्लास में हम अभी भी कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन पे मैंने एक आपको प्रॉब्लम दिखाया था, एक आज फिर से दिखाता हूँ मैं आपको एक प्रॉब्लम। यूनिट कन्वर्जन की यदि हम बात करें तो यूनिट कन्वर्जन जो है ये एक एप्लीकेशन है डायमेंशंस एनालिसिस का। तो डायमेंशंस एनालिसिस यदि आप करना चाहते हैं या फिर डायमेंशन एनालिसिस आपको अच्छे से आ जाता है तो आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए आज हमारे पास यूनिट कन्वर्जन में, मैंने लास्ट क्लास में तो हम लोग देख ही चुके थे कि कैसे क्या करना है। तो आज मैं एक और प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। आज का प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास क्वेश्चंस ये है कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू ERG। तो ये 1 जूल जो है ये किस में है, ये यदि मैं आपसे बोलूँ तो ये SI यूनिट में है, और ये जो ERG है ये किस में है, CGS यूनिट में है। किस में है, CGS में है। अच्छा ठीक है, जूल की यदि हम बातें करें तो जूल जो है ये क्या है, यूनिट ऑफ, यदि मैं बोलूँ किसका यूनिट है तो यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट है, एनर्जी की है, या फिर आप कहें कि ये किसकी यूनिट है, वर्क की। तो यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क, सिमिलरली ये भी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क है, ये किस में है, SI में है, और ये किस में है, CGS में। यदि मैं डायमेंशंस की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस की यदि हम बात करें तो डायमेंशंस हमारे पास जो है एनर्जी या वर्क का, हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशंस डिस्टेंस। मास का यदि डायमेंशनल फार्मूला बात करें तो m, एक्सेलरेशंस क्या हो गया L T⁻², और डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा L हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एक रिलेशंस आ जाएगा तो वो हो जाएगा m L⁻², T⁻²। ये फाइनल हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया, किसके लिए, एनर्जी या वर्क के लिए है। तो एनर्जी या वर्क का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया है। और हम ये भी जानते हैं, मेज़रमेंट की हम बातें करें तो मेज़रमेंट हम जानते हैं कि जो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम N × U फॉर्म में लिखते हैं। और यदि हमारे पास 2 सिस्टम है, एक SI में है दूसरा CGS में है, तो हम क्या कह सकते हैं, N1 U1 = N2 U2। तो N1 को यदि मैं बोल दूं कि N1 किस में है, ये SI में है, तो ये किस में हम बात कर रहे हैं, CGS में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं, CGS में। अब यदि मैं बात करूं किसकी, अब मैं यदि बात करूं मास का, मास, यदि हम बात करें किसका, लेंथ, हम बात करें किसका, टाइम। तो SI यूनिट में मास को हम मास को केजी में मेज़र कर रहे हैं, लेंथ को हम मीटर में मेज़र कर रहे हैं, टाइम को हम सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। सिमिलरली CGS यूनिट में, CGS यूनिट जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है, यहाँ पे हम मास को मेज़र कर रहे हैं ग्राम में, इसमें ग्राम में, और लेंथ को मेज़र कर रहे हैं सेंटीमीटर में, टाइम को मेज़र कर रहे हैं हम सेकंड में। किस में मेज़र कर रहे हैं, सेकंड में। तो ये हमारे पास यहाँ तक अभी इतनी बातें हो चुकी हैं। अब यदि हम और आगे कंटिन्यू करना चाहें तो अब देखो क्या हो सकता है। UN की बात करें तो यहाँ पे पहले से दिया गया है कि 1 जूल, इसका मतलब N1 जो है, N1 पहले से दिया जा चुका है। N1 कितना है, 1 जूल, पहले से ये डिफाइन है। N2 जो है वो ERG है, और कितना ERG होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। UN की बात करें तो UN जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M1 L1 का स्क्वायर T⁻², ये हमारे पास UN हो गया। U2 की हम बात करें तो U2 हमारे पास क्या हो गया, M2 L2 का स्क्वायर T⁻²। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम जानते हैं और आगे क्या जानते हैं, N1 U1 = N2 U2। ये हमारे पास इक्वेशंस है, N1 U1 = N2 U2। अब यदि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है N2 निकालना है, तो ये इक्वेशंस आप यहाँ से देख लेंगे कि N2 = क्या हो गया, N1 U1 / U2।
तो यहाँ से मैं बात करूँ N2 N1 की वैल्यू पहले से 1 है। UN की बात करें तो UN जो है वो कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है M1 L1 स्क्वायर T1 टू द पावर -2। U2 की बात करें तो U2 क्या है, U2 जो है M2 L2 का स्क्वायर T2 टू द पावर -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, N2 हो गया। ठीक है, तो इतना देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे का तो आप बोलो तो मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास N2 इज इक्वल टू ये हो गया M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2, और L1 अपॉन L2 की टू द पावर क्या हो गया 2। फिर हमारे पास क्या है T1 अपॉन T2 की पावर क्या हो गया -2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास M1 जो है वो किस में है, M1 जो है किलोग्राम में है, और हम जानते हैं 1 kg, ये क्या हो गया 1 kg, ये क्या हो गया 1 ग्राम, ये क्या हो गया 1 kg 1 ग्राम, ये क्या हो गया 1 मीटर, ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2, ये है 1 सेकेंड, ये भी क्या है 1 सेकेंड टू द पावर -2। इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 kg जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। नीचे हमारे पास क्या आ गया ग्राम, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट होंगे। फिर हमारे पास ये 1 मीटर जो है वो क्या है 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर, ये स्क्वायर। फिर 1 अपॉन 1 ये वैसे ही है पावर -2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 टू द पावर 3, और ये क्या हो गया 10 टू द पावर 4, और ये क्या बन गया 1, तो ये हमारे पास आ गया 10 टू द पावर 7। तो इसका मतलब यदि मैं बोलूँ कि 1 जूल इक्वल टू कितना एनर्जी होता है, तो आप बोलेंगे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 एनर्जी। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ERG। ठीक है, तो ये हमने यूनिट कन्वर्जन करना देख लिया। यूनिट कन्वर्जन आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक फार्मूला यूटिलाइज करना है और आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम देखने जा रहे हैं चेकिंग द करेक्शंस ऑफ एन इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशंस को आप चेक करना चाहते हैं तो इक्वेशंस कैसे चेक करेंगे, इसकी हम बातें करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है, तो ये बातें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशंस है, मैंने माना S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है, यदि मुझे जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। तो मैं एक इक्वेशंस लिखा, तो हमारे तो मैं यहाँ पे आपसे बोल भी दे देता हूँ कि कैसे चेक बाय द डायमेंशंस एनालिसिस, बाय द डायमेंशंस एनालिसिस we can check the correctness of equation by checking dimensions on left hand side एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए क्या, डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, डायमेंशंस ऑन राइट
हैंड साइड। तो आप कह सकते हैं वो इक्वेशंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो हमारे पास एक इक्वेशंस है, इक्वेशंस मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशंस एक लिखा कि हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस है। u जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। t क्या है यहाँ पे, टाइम है। ये आप जानते हैं कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। a की बात करें तो a क्या है, एक्सेलरेशंस, और t फिर से क्या है हमारे पास, टाइम है। तो ये पैरामीटर इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं और ये हमें प्रूव करना है कि s इक्वल टू क्या होगा, हाफ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बातें आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक एक जितने भी टर्म है उन सभी के डायमेंशंस को लिखना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपको चेक करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में भी ये सेम है कि नहीं। इधर मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी इस डायमेंशंस को मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा डायमेंशंस, मैंने क्या कहा, डायमेंशंस ऑफ एस क्या है, डिस्टेंस है। तो एस का जो डायमेंशंस होगा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा डायमेंशंस ऑफ यू जो होता है वेलोसिटी होता है, ये एल टी टू द पावर -1। फिर मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी। फिर मैंने कहा डायमेंशंस ऑफ 1/2, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस नहीं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा। फिर मैं बातें करूँ एक्सेलरेशंस की, तो एक्सेलरेशंस का जो डायमेंशंस होगा वो m टू द पावर 0, l t टू द पावर -2। ठीक है, फिर हमारे पास टाइम आ रहा है, टाइम को हमने पहले से देख रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं डायमेंशंस एनालिसिस यहाँ पे करना चाहूँ तो डायमेंशंस एनालिसिस कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, तो s की मैं बात कर रहा हूँ, तो s का जो डायमेंशंस है m टू द पावर 0, l टू द पावर m टू द पावर 0 है, l t टू द पावर 0, इसका मतलब सिर्फ l है। ठीक है, u की बात करें तो u जो है वो क्या है, m टू द पावर 0, l t टू द पावर -1, और टाइम का क्या होता है, t होता है। ठीक है, फिर हाफ ए टी स्क्वायर, आप जानते हैं कांस्टेंट का कोई नहीं होता है। आप एक्सेलरेशंस की बात करें तो एक्सेलरेशंस का डायमेंशंस होता है m टू द पावर 0, l t टू द पावर -2, और टाइम का फिर से क्या हो जाएगा, t टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये l हो गया और ये क्या हो गया, ये भी l बन गया और ये भी क्या हो गया, L बन गया। तो इसका मतलब जो हमने बातें की थी होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स की, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स ने कहा था सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं और कंपेयर किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमने ये जो इक्वेशंस लिखा है ना, ये इक्वेशंस बिल्कुल सही है या फिर करेक्ट है, क्योंकि इसमें हर एक जो टर्म यूज हो रहे हैं सभी का डायमेंशन सेम है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि डायमेंशंस, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, डायमेंशंस ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। इसका मतलब करेक्ट है। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये भी बातें देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है कि हम एक रिलेशंस डिराइव करना चाहते हैं कि कैसे हम कोई इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। इक्वेशंस फॉर्म करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, जिसको आप तभी कर सकते हैं जब डायमेंशंस एनालिसिस आपको आता हो। तो डायमेंशंस एनालिसिस यदि आपको नहीं आता है तो आप ये टास्क कंप्लीट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो हमने सबसे पहला इक्वेशन, एक सिंपल सा इक्वेशंस में आपसे बोलता हूँ कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स जो है वो क्या है,
मास और एक्सेलरेशंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास और एक्सेलरेशंस पे। तो थर्ड हमारे पास जो है डिराइव द रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ या फिर लिख दे रहा हूँ आप कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, with the help of dimensions analysis we can also derive the relations between सिर्फ इतनी लिखने की ज़रूरत है, आगे की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा फोर्स। तो फोर्स जो है आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो मैंने कहा कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे, जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ एक्सेलरेशंस पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ये बातें जानता हूँ कि फोर्स क्या है। तो मैंने कहा वी नो दैट द फोर्स is depends on mass of the object। जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है या फिर बॉडी पे, साथ ही साथ एक्सेलरेशन, तो उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशंस। अब इसके ऊपर पावर क्या होगा, उस पावर को जानना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे पावर लिख दिया x, यहाँ पे मैंने पावर लिख दिया y। जब हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है k, m टू द पावर x, a टू द पावर y। तो यहाँ तक आपके पास रिलेशंस आ गया, ये तो आप जानते थे। अब आपको क्या करना है कि रिलेशंस डिराइव करना है। तो रिलेशंस डिराइव करना, ये रिलेशंस निकालना है। हमें सिर्फ इतनी सी बात पता है कि जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशंस पे डिपेंड होगा। अब m का स्क्वायर होना चाहिए, a का स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कैसे निकालेंगे? ड्यू टू डायमेंशंस एनालिसिस। हम देखो, हमने अभी तक डायमेंशंस एनालिसिस से फोर्स की डायमेंशंस हम जान चुके थे। वो क्या था? ml टू द पावर -2, ml टू द पावर -2। अब x और y की वैल्यू क्या आएगी उसको हम देखेंगे। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। मास का जो होता है वो क्या होता है? m होता है। तो m टू द पावर x हो गया। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? l t टू द पावर -2। तो ये क्या हो गया हमारे पास? y। ठीक है, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो m टू द पावर n, l टू द पावर 1, t टू द पावर क्या है? -2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो m टू द पावर क्या हो गया? x, l टू द पावर क्या हो गया? y, और t टू द पावर क्या हो गया? -2y। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बातें आ गई। अब हम क्या करेंगे? पावर को आपस में कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? पावर को आपस में कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास x, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा नाउ कंपेयरिंग the power of m on both side। हम दो के दोनों साइड में इसके पावर को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x इक्वल टू 1। क्या मिला हमें? x इक्वल टू 1। फिर हमने कहा नाउ also compare the power of L ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड इसके पावर को कंपेयर कर रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। अब हमें देखो आगे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से और कंपेयर कर देता हूँ। t की भी पावर सेम यही y इक्वल टू 1 ही आएगा। नाउ अगेन कंपेयर द पावर ऑफ t ऑन बोथ साइड। हम दो के दोनों साइड इस t के पावर को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा ये क्या हो गया?
2 इक्वल टू -2y, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 अभी भी आ रहा था। यहाँ से इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं, मैं इसे, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, x इक्वल टू, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि एक्स वाई और k इज़ इक्वल टू 1 हमें मिलता है ड्यू टू, या फिर ड्यू टू एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू आती है k इक्वल टू 1 आती है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। तो f इक्वल टू जो है वो क्या हो गया, m टू द पावर 1 और a टू द पावर 1। तो मैंने कह दिया फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशंस। ये रिलेशंस किसके थ्रू आपने निकाल लिया, ड्यू टू डायमेंशंस एनालिसिस। तो डायमेंशंस एनालिसिस से हम यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, हम रिलेशंस को डिराइव कर सकते हैं, और हम चेक भी कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ये 3 एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमने आज की क्लास में देख लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।